हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ 2025 का इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का मॉक टेस्ट। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 है और हमें पता है कि इंग्लिश का जो हमारा यानी कि लैंग्वेज पेपर जो हमारा होगा एईडीओ के अंदर, वो हमारा पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और सेकंड थिंग ये कि जो हमारा मॉक टेस्ट होगा ये पूरी तरीके से बिल्कुल रियल एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। इस पेपर में 30 क्वेश्चंस होंगे टोटल। और अगर हम एईडीओ की बात करें तो इसमें आपको, ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपको इसमें 30% मार्क्स एटलीस्ट लेकर के आने हैं, जो कि बनते हैं आपके 9 मार्क्स। इतना करना है कि आपको 9 मार्क्स इसमें लेकर के आना है, मतलब सिर्फ 9 मार्क्स और आप सेफ हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, क्योंकि ये सिंगल स्टेज एग्जाम है इसलिए इंग्लिश पेपर थोड़ा टफ आ सकता है। इस वीडियो में मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी और लॉजिक भी दूंगी, एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज ना हो। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश का जो पेपर है ये क्वालिफाइंग सेक्शन होगा इसके अंदर। इसका मेरिट में कोई भी रोल नहीं होगा, लेकिन अगर यहीं पे आप फेल हो जाते हो तो सारी मेहनत जीरो हो जाती है। तो हमारा जो गोल है वो सिंपल इतना गोल है कि आप अपने मॉक्स में कम से कम आप 15 तो आप लेकर के आ रहे हो। अगर आप घर पे बैठ कर के कोई मॉक दे रहे हो और उसके अंदर आप 15 से 20 मार्क्स आप लेकर के आ रहे हो इंग्लिश के अंदर 30 में से, तो हम मान सकते हैं कि आप एक सेफ एज पे हो, सेफ साइड पे हो। क्योंकि अगर इन केस हमारा पेपर टफ आ जाए, तो वहाँ पे आप 15 से 20 जो आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हो घर पे बैठ करके, वो एग्जाम डेज पे आपका 10 से 15 हो जाता है, वो और कम हो जाता है। राइट? तो ये तो हम टारगेट करके रखे हुए हैं कि हमारा जो मॉक है उसके अंदर आपको कितना अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट के ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको स्कोर करना है 15 से 20, 30 में से। उसके बाद आज का ये जो हमारा मॉक है इसके अंदर आपको ग्रामर मिलेगा, वोकैब्युलरी मिलेगा, एरर स्पॉटिंग, फिल-अप्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसमें आपको एक छोटा पैसेज भी मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पैसेज भी आएगा और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो आप इसको ज़रूर दें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले क्वेश्चन को पॉज़ करके खुद सॉल्व करें, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखें। यही अप्रोच एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हमारे मॉक्स के, जैसे कि आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल क्वेश्चंस आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे, लेवल आपका ईज़ी टू मॉडरेट होगा। और उसके अलावा आपको 1 से 14 क्वेश्चन आपके ग्रामर के होते हैं, 15 से 23 क्वेश्चन आपको वोकैब्युलरी के मिलेंगे और 24 से 30 क्वेश्चन्स आपको कॉम्प्रिहेंशन एंड यूजेस यानी कि एरर हो गया, पैसेज हो गया, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ से, हम अपने शुरू करते हैं अपने पूरे मॉक टेस्ट को। आई होप ऑल द बेस्ट फॉर दिस। आई होप कि आप इसमें एटलीस्ट 15 मार्क्स, 12-15 मार्क्स तो आप स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप 15 मार्क्स, 12 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने सेफ सेफ एज पे आप ज़रूर खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स ब्लैंक क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। ऑप्शंस हमारे पास है हैव, हैज़, वर या फिर तो आर। नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू हो जाएगा यहाँ पे। हैज इज द करेक्ट आंसर। हैज क्यों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्योंकि जो नीदर है ये हमारा एक इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है यहाँ पे और सिंगुलर होता है बेसिकली। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे इसकी जो नीड है इस पूरे सेंटेंस में, हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ पे हम हैज वर्ड को हम यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस। बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड द पैसेंजर्स ब्लैंक वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ऑप्शंस हमारे पास है हैव बीन, हैड बीन, वर या फिर तो आर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड बीन। हैड बीन हमारा करेक्ट आंसर है। और क्यों है? तो जब भी हमारा बाय द टाइम कहीं भी लिखा हुआ है, ये हमारा जो बाय द टाइम कहीं भी मेंशन है, ये बताता है हमारा कि सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि डिस्क्राइब करता है क्या, कि एक एक्शन पास्ट में कोई चीज शुरू हुई है और पास्ट में वो कंटिन्यू चलती चली गई है एक अनदर पॉइंट तक। तो जहां भी आपको बाय द टाइम आपको दिख रहा है, वहां पे ये आपको क्या मिल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी को यूज करेंगे हैड बीन के साथ। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। द कमिटी रिजेक्टेड द प्रपोजल। आपको ये पूरा सेंटेंस दिया गया है, आपके पास एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव में आपको इसको चेंज करना है। ऑप्शंस हमारे पास है, द प्रपोजल इज रिजेक्टेड। सेकंड ऑप्शन है, द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, द प्रपोजल हैज बीन रिजेक्टेड और द प्रपोजल हैड रिजेक्टेड। कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है? इज हो गया, वाज हो गया, हैज बीन हो गया या फिर तो हैड हो गया। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, दी प्रपोजल वाज रिजेक्टेड। ये वाज हमारा क्यों आ रहा है? तो सबसे पहले देखेंगे तो दी कमिटी रिजेक्टेड दी प्रपोजल, ये हमारा ओरिजिनल सेंटेंस है। ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर हमें सिंपल पास्ट टेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, सिंपल पास्ट वर्ब दिख रहा है और साथ में ऑब्जेक्ट दिख रहा है।
तो जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो जो हमारा वर्ब होता है वो वाज़ या फिर तो वर में चेंज हो जाता है। वाज़ या फिर तो वर और प्लस हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो हमारे पास सेंटेंस था द कमिटी रिजेक्टेड द प्रपोज़ल, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में तो ये हमारा हो जाएगा अभी मैंने बताया या फिर तो वाज़ या फिर तो वर लग जाता है और प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वाज़ रिजेक्टेड हो जाएगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है ही सेड आई विल हेल्प यू। उसने कहा आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा या करूँगी। ऑप्शंस आपके पास है ही सेड दैट ही विल हेल्प मी, he said that he would help me, he says that he would help me और he said that he shall help me। क्या इसमें करेक्ट आंसर बनेगा? कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं तो फ्रेज तो कहीं लगता नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा आपके पास ये 3 ऑप्शंस बचते हैं, तीनों में आपके ये ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट 3 वही हैं। उसके बाद चेंज आपको दिख रहा है विल में, वुड में और शैल में। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो जो हमारा टेंस होता है वो ऑटोमेटिकली पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि आपके पास विल है, तो विल को चेंज करके हम वुड कर देते हैं। इस तरीके से होता है। कोई यू आपको देखने को मिल रहा है, तो यू को हम चेंज करके मी कर देते हैं। मी इन केस अगर हम अज़्यूम कर रहे हैं कि स्पीकर को ही एड्रेस किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे आई विल हेल्प यू कहा गया ना, तो मैं यहाँ पे अज़्यूम कर रही हूँ कि मेरी बात हो रही है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यानी कि मुझसे कहा है उसने ना, तो क्या हो जाएगा हमारा ही सेड दैट ही वुड, मैंने बताया विल का हम वुड कर देंगे और हेल्प मी आ जाएगा यू की जगह पे। ये हमारे 4 क्वेश्चन्स हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है इफ आई ब्लैंक हार्डर आई वुड हैव पास्ड। ऑप्शंस आपके पास है वर्क, वर्क्ड, हैड वर्क्ड या फिर तो हैव वर्क्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड वर्क्ड। याद रखेंगे जब भी सबसे पहले तो ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस होता है ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि पास्ट में हम अगर किए होते, ऐसा कुछ है जो कि आप कर नहीं सकते हो, हाइपोथेटिकल है वो चीज़। तो उस केस में हम इसे यूज़ करते हैं हैड वर्क्ड वाली चीज़ों को। ये जो सेंटेंस हमारा है, ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आता है। सेंटेंस कैसा होगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ऐसे सेंटेंस का? तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर इफ देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट देखने को मिलेगा, फिर एक कॉमा देखने को मिल जाएगा, वुड, हैव और फिर साथ में प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से आपको ये पूरा सेंटेंस देखने को मिलेगा। तो ये कैसा होता है? इफ मैंने बताया इफ आई, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा यहाँ पे? इफ मैंने बताया कि इफ आई और उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला है पास्ट परफेक्ट की बात करी है, वर्क्ड हार्डर, हैड वर्क्ड हार्डर, कॉमा, कॉमा मैंने बोला एक और चीज़ आई वुड हैव पास्ड। अगेन वही चीज़ है, अगर मैंने कोशिश की होती, अगर मैंने पूरा मेहनत की होती तो आज मैं पास हो गया होता। तो एक ये पास्ट की बात हो रही है, दूसरा हाइपोथेटिकल है, आप उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे आपका हैड वर्क्ड लग जाता है, यही इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपके पास ऑप्शंस हैं शी प्रेफर्स टी देन कॉफी, शी प्रेफर्स टी टू कॉफी और थर्ड है शी प्रेफर्स टी ओवर कॉफी देन और फोर्थ है शी प्रेफर्स टी मोर देन कॉफी। कहाँ पे चेंज आपको दिख रहा है? टी, देन में लग रहा है टू, ओवर या फिर तो मोर देन। ये आपके पास ऑप्शंस है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन ऐसा कहा जा सकता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूज़िंग हो सकता है, क्योंकि अक्सर हमें पढ़ाया जाता है बचपन में कि जब भी आप कंपेयर कर रहे होते हो तो आपका देन, THAN वाला देन शब्द का हम यूज़ करते हैं, प्रीपोज़िशन का यूज़ करते हैं। लेकिन असल में यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा शी प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। यहाँ पे टू हमारा जो प्रीपोज़िशन है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। तो कभी भी वर्ब जहाँ पे भी आपको प्रेफर शब्द देखने को मिल रहा है, वो टिपिकली प्रीपोज़िशन टू का यूज़ करता है जब भी 2 चीज़ों में हम कंपेयर कर रहे होते हैं। जनरली हमें बताया जाता है कि जब भी आप 2 चीज़ों में कंपेयर करते हैं तो आप देन शब्द का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब भी आपको प्रेफर देखने को मिल रहा है ना, प्रेफर देखने को मिल रहा है वहाँ पे आप 2 चीज़ों में आप कंपेयर कर रहे हैं और प्रेफर हम कहते हैं मैं इसको प्रेफर करूँगा, मैं इसके ऊपर इसे चूज़ करूँगा या करूँगी, तो वहाँ पे हम इसे टू को हम यूज़ करते हैं, टू प्रीपोज़िशन को हम यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है ही वाज़ एक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट। ऑप्शंस हमारे पास है ऑफ, फॉर, फ्रॉम, विथ। इसमें तो कुछ भी समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। सिंपल सा सेंटेंस है ये, ही वाज़ एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट थेफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपके पास क्वेश्चन है, ऑप्शंस है आपके पास स्कार्सली हैड ही फिनिश्ड व्हेन द बेल रैंग। सेकंड है scarcely he had finished when the bell rang। सी है scarcely had he finished then the bell rang। और डी है scarcely had has he finished when the bell rang। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्कैर्सली हैड ही फिनिश्ड व्हेन द बेल रैंग। क्यों होगा ये? तो जब भी आपका कोई सेंटेंस स्कैर्सली से आप किसी भी सेंटेंस को आप देखेंगे तो स्कैर्सली, 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 जिस भी सेंटेंस में आपको स्कैर्सली से आपको शब्द सेंटेंस शुरू होता हुआ दिखता है, तो वो जो सेंटेंस होगा वहाँ पे आपको इन्वर्जन फॉर्म को यूज़ करना होगा, इन्वर्जन प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना होगा। जो कि किसी भी सेंटेंस है उसमें स्कैर्सली वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग में ही, तो आपको उसके अंदर ऑक्सिलियरी वर्ब ऐड करते हैं हम, जैसे कि हैड हो गया। जो भी सब्जेक्ट है आपका उससे पहले आपको हैड वर्ड को यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है स्कैर्सली, दूसरा आपको हैड वर्ड यूज़ करना है और सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही से पहले हमारा हैड आ जाएगा, फिनिश्ड व्हेन द बेल रैंग। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? तो स्कैर्सली हैड कंपल्सरी है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। स्कैर्सली हैड कंपल्सरी हो जाता है, प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट और प्लस हमारा आखिरी में पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या बताया मैंने? सॉरी, तो क्या बताया मैंने? इससे हम देखेंगे स्कैर्सली हो गया, हैड हो गया, उसके बाद मैंने बोला सब्जेक्ट यानी कि ही हो गया और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि फिनिश्ड व्हेन द बेल रैंग। ये हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर। आइडेंटिफाई द एरर, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द सेमिनार। ये आपके पास सेंटेंस दिया गया है। इसके अंदर आपको एरर ढूंढ के निकालना है, कहाँ पे गलती है वो बताना है। ऑप्शंस हमारे पास है नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वाज, कहाँ पे गलती आपको दिख रही है? इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वाज़ जो है हमारा ये वाला गलत है, ये वाला पोर्शन हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत है? जब भी हमारा नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल फॉर्म है और जब भी हमारा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आता है तो ये भी आपको प्लूरल ही रखना पड़ेगा, यानी कि ये वर हो जाएगा। तो ये वाज़ ना हो करके ये वर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा थी क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स ब्लैंक नॉट गुड। ऑप्शंस वी हैव आर, वर, हैव या फिर तो इज। क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स ब्लैंक नॉट गुड, क्या आएगा यहाँ पे, इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इज़, क्योंकि यहाँ पे एपल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है और क्वालिटी हमारा सिंगुलर है। और जब भी कहीं पे आपको ये दिख रहा है कि सिंगुलर यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको वर्ब भी सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा। तो कौन-सा आ जाएगा यहाँ पे? इज़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ द एपल्स इज़ नॉट गुड। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करेंगे कि एपल्स यहाँ पे दिख रहा है ना, तो हाँ भई एपल्स है ना, तो ये तो प्लूरल है, तो ये तो आर लग जाएगा या फिर तो वर लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे एपल्स की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही थी। क्वालिटी हमारा सिंगुलर वर्ड है, तो हमारा यहाँ पे सिंगुलर ही यूज़ करेंगे हम इज़। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको ये सारे सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से जो आपको सही दिख रहा है, आपको वो चूज़ करना है। क्या-क्या ऑप्शंस हैं? शी इज़ सीनियर देन हर सिस्टर, शी इज़ सीनियर टू हर सिस्टर, शी इज़ मोर सीनियर टू हर सिस्टर या फिर तो शी इज़ सीनियर फ्रॉम हर सिस्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शी इज़ सीनियर टू हर सिस्टर। याद रखेंगे कि जब भी किसी भी शब्द में आपके पास सीनियर, जूनियर और सुपीरियर या फिर तो इन्फीरियर जैसे शब्द होते हैं, तो उसके साथ हम टू का यूज़ करते हैं। टू जो प्रीपोज़िशन है, शब्द है, उसका यूज़ करते हैं रादर देन। देन का यूज़ हम नहीं करते हैं। अभी ऊपर भी मैंने एक और प्रिंसिपल बताया था, वहाँ पे भी हम देन का यूज़ नहीं करते हैं और यहाँ पे भी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शी इज़ सीनियर टू हर सिस्टर।
12th हमारे पास क्वेश्चन है हार्डली हैड द जज एंटर्ड द कोर्ट व्हेन द लॉयर्स ब्लैंक आर्ग्यूइंग। ऑप्शंस हमारे पास है स्टार्ट, स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, वर स्टार्टिंग। हार्डली हैड द जज एंटर्ड द कोर्ट व्हेन द लॉयर्स आर्ग्यूइंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्टेड। स्टार्टेड हमारा करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे किसी भी शब्द, किसी भी सेंटेंस में हार्डली हैड आपको दिख रहा है और साथ में व्हेन आपको दिख रहा है, तो इससे हमें समझ में आना आना चाहिए कि ये हमारा पूरा पास्ट एक्शन है, कंप्लीट हो चुका है एक पास्ट एक्शन, उसकी बात हो रही है वहाँ पे। और दूसरा इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि हार्डली, स्कैर्सली और नो सूनर जैसे जब भी शब्द आपको बिगिनिंग में दिखते हैं, शुरू में दिखते हैं, तो वहाँ पे आपको जो पहला क्लॉज़ होता है, कॉमा से पहले वाला जो क्लॉज़ क्लॉज़ होता है, उसके अंदर आपको पास्ट परफेक्ट दिखेगा और कॉमा के बाद वाला यानी कि सेकंड क्लॉज़ जो होगा वो हमारा सिंपल पास्ट का पास्ट सेंटेंस होगा, राइट? क्या बोला मैंने? हार्डली हो गया, नो सूनर हो गया और स्कैर्सली जैसे जो शब्द होते हैं किसी भी सेंटेंस के शुरू में होते हैं, तो वो हमेशा, हमेशा, हमेशा जो हमारा फर्स्ट क्लॉज़ होता है यानी कि कॉमा से पहले वाला जो क्लॉज़ होगा, उसके अंदर आपको पास्ट परफेक्ट दिखेगा। लिख देती हूँ, पास्ट परफेक्ट दिखेगा और उस कॉमा के बाद का जो सेकंड क्लॉज़ होता है हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा हार्डली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट जो भी है हमारा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद जब व्हेन आ गया हमारा व्हेन और व्हेन प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्या है? ये जो हमारा हार्डली हैड द जज एंटर्ड द कोर्ट, ये जो हमने पूरा पढ़ा अभी, ये हमारा पूरा पास्ट परफेक्ट है ये पूरा क्लॉज़ और व्हेन के बाद का जितना भी है यानी कि व्हेन द लॉयर्स स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सॉरी पास्ट परफेक्ट मैंने 2 बार लिख दिया, ये हमारा सिंपल 1 मिनट, ये हमारा सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट। ये हमारा पूरा था यानी कि हार्डली हैड द जज एंटर्ड द कोर्ट व्हेन द लॉयर्स के साथ हमारा क्या लगेगा यहाँ पे हमारा स्टार्टेड हम वर्ड यूज़ करेंगे, स्टार्टेड आर्ग्यूइंग। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है ही वाज़ इलेक्टेड ब्लैंक प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। ऑप्शंस है हमारे पास ए, एन, द या फिर तो नो आर्टिकल। ही वाज़ इलेक्टेड ब्लैंक प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। इसका करेक्ट आंसर नो आर्टिकल है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हो गए, बहुत सारे एस्पिरेंट हो गए, वो यहाँ पे भी कन्फ्यूज़ होते हैं। बहुत बार उन्हें लगता है कि अच्छा सेंटेंस में ये प्रेसिडेंट वर्ड यूज़ किया गया ना, तो प्रेसिडेंट से पहले तो हम भई द लगा देंगे, लेकिन द गलत है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आप एट सेम पॉइंट बहुत ही कन्फ्यूज़िंग भी है, शॉकिंग भी है। वो ये है कि अक्सर हमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट से पहले हम द लगाएँगे, लेकिन एक्चुअली में ये बात सही नहीं है। होता ये है कि जब भी कोई नाउन है, कहीं पे भी आपको कोई पोस्ट दिख रही है, पोज़ीशन दिख रहा है, रैंक दिख रहा है, जैसे कि प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, तो प्रेसिडेंट हमारा एक पोस्ट है, पोज़ीशन है, राइट? तो ये और साथ में आपको वर्ब देखने को मिल रहा है इलेक्टेड, इलेक्ट हो गया, पॉइंट हो गया, मेक हो गया या फिर तो डिक्लेयर हो गया या फिर तो चूज़ हो गया। ये सारे वर्ब के बाद अगर आपको कोई इस तरीके का पोज़ीशन दिख रहा है, कोई इस तरह का पोस्ट दिख रहा है या रैंक दिख रहा है, तो वहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरा हम वहाँ पे हम कोई भी सेंटेंस हो गया जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो जनरल सेंस में बोला जा रहा है, तो वहाँ भी हम नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं, वहाँ भी हम कोई भी आर्टिकल ए एंड द हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। अब आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ होता क्या है। एक सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, ही वाज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट और दूसरा है ही वाज़ इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे मैंने द यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। रीज़न यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा प्रेसिडेंट है, ये एक जनरल पोज़ीशन की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैं कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन ये जो नीचे वाला सेंटेंस है, इसके अंदर मैंने द इसलिए यूज़ किया है, इसकी वजह से, ऑफ इंडिया हो गया, यानी कि एक पावरफुल पोज़ीशन है ये, यूनिक पोज़ीशन है, यूनिक पोस्ट है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे द यूज़ किया है। तो कहीं भी कोई भी सेंटेंस आपको दिख रहा है और उसके अंदर आपको लग रहा है कि भई एक जनरल सेंस में बोला जा रहा है, तो वहाँ पे हम नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है नो सूनर द रेन स्टॉप्ड देन द चिल्ड्रन वेंट आउट, फाइंड द एरर। आपको इसके अंदर गलती निकालनी है, एरर कहाँ है वो आपको बताना है। ऑप्शंस वी हैव नो सूनर द रेन स्टॉप्ड या फिर तो देन। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही नो सूनर का एक क्वेश्चन और करा था आपको, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर का मैंने ज़िक्र करा था कि एक सेंटेंस जहाँ पे आपको नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाए, इसके इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी ज़िक्र करा था। कहीं भी अगर आप देख रहे हैं नो सूनर वर्ड है, नो सूनर शब्द आपके स्टार्टिंग में दिख रहा है, तो आप इसी स्ट्रक्चर का फ़ॉलो करेंगे, यही आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा सबसे पहली बात तो नो सूनर यहाँ पे आपको हैड वर्ड यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है और इसका होना इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका हैड वर्ड नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नो सूनर। नो सूनर हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको एक हैड की ज़रूरत थी, यहाँ पे आपको हैड लगाना है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि नो सूनर जब भी आपका शब्द आता है कहीं पे भी, उसके साथ आपको हैड ज़रूर लगाना है। पहला पॉइंट है ये हमारा। दूसरा पॉइंट है कि हार्डली और स्कैर्सली जहाँ पे भी आपको दिख रहा है, हार्डली या फिर तो स्कैर्सली आपको कहीं पे भी दिख रहा है, तो वहाँ पे आपका व्हेन होना बहुत ज़रूरी है। और नो सूनर के साथ और क्या हो सकता है? हाँ, एक और है, नो सूनर के साथ आपको देन भी दिखेगा, THAN वाला देन भी आपको दिखेगा, ठीक है? ये हमारा करेक्ट आंसर था नो सूनर। 15th के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा पूरा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन था, 15 से लेकर के हमारा आगे जितना हम बढ़ते जाएँगे, यहाँ से आपका वोकैब्युलरी शुरू हो रहा है। 15th क्वेश्चन है हमारे पास एंटोनिम ऑफ अबंडेंट, अबंडेंट का एंटोनिम बताना है, एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड होता है और सिनोनिम का मतलब होता है सेम जैसा जो मतलब होता है जिसका, वो होता है सिनोनिम। आपके पास ऑप्शंस है प्लेंटी, एक्सेस, स्कार्स या फिर तो एम्पल। अबंडेंट सबसे पहले समझेंगे अबंडेंट का मतलब क्या है? अबंडेंट होता है जब आपके पास बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो यानी कि अबंडेंस में ही अबंडेंट है। और इसी का उल्टा यानी कि कम होना होता है और कम होना का इंग्लिश वर्ड है स्कैर्स। स्कैर्स हमारा होता है लैक ऑफ थिंग्स, वो चीज़ें आपके पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, प्लेंटी हो गया, प्लेंटी भी सेम होता है, बहुत सारा हो गया, एक्सेस बहुत सारा हो गया, एम्पल बहुत सारा होता है। प्लेंटी हम अक्सर हम वर्ड आप सुने होंगे, प्लेंटी ऑफ वाटर हो गया, एक्सेस ऑफ थिंग्स हो गया, एम्पल अपॉर्च्युनिटी हो गया, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। 16th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इडियम है आपके पास टू बीट अराउंड द बुश मीन्स, ये इडियम आपके पास है टू बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शंस है टू फाइट वायलेंटली, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू स्पीक लाउडली या फिर टू वेस्ट टाइम हैप्पीली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू अवॉइड द मेन टॉपिक। हम कहते हैं ना डोंट बीट अराउंड द बुशेस, जो तुम्हें बोलना है वो सामने-सामने डायरेक्टली बोलो, बात को इधर-उधर मत घुमाओ, इसका मतलब यही है। 17 के ऊपर आते हैं, 17th क्वेश्चन है हमारे पास। 17th वी हैव चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोज़ेस्ट इन द मीनिंग टू ऑब्ड्यूरेट। OBDURATE, ऑब्ड्यूरेट से मिलता-जुलता मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पे आपसे सिनोनिम्स पूछा हुआ है। ऑप्शंस है हमारे पास फ्लेक्सिबल, ऑब्स्टिनेट, इंडिफरेंट या फिर तो टिमिड। सबसे पहले ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या है? ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबर्न, ज़िद्दी। जो आप उसे कुछ भी बोल रहे हो तो वो ना सुने, एक्शन ना ले। तो ज़िद्दी स्टबर्न को हम कहते हैं ऑब्ड्यूरेट, और इसी से मिलता-जुलता वर्ड है ऑब्स्टिनेट, इसका मतलब भी सेम होता है, स्टबर्न ही होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18th के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है चूज़ द सिनोनिम ऑफ प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट का आपको सिनोनिम सेम मिलता-जुलता मतलब वाला वर्ड बताना है। ऑप्शंस वी हैव बोल्ड, केयरफुल, रेकलेस या फिर तो एरोगेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है जो कि केयरफुल है
जो कि फ्यूचर का सोच समझ के चलता है। आगे का हम देखते हैं, समझते हैं, वैसे लोगों को प्रूडेंट कहते हैं। तो इसका वर्ड है, इसका सिमिलैरिटी केयरफुल से मिलता है, इसका मतलब ही केयरफुल है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। चूज़ द वर्ड क्लोज़ेस्ट इन द मीनिंग टू एलिविएट। एलिविएट का क्लोज़ेस्ट मतलब क्या है? क्लोज़ेस्ट मीनिंग क्या है बेसिकली सिनोनिम क्या है? ऑप्शंस वी हैव एग्रीवेट, ईज़, इंटेंसिफाई या फिर तो डिले। एलिविएट होता है मतलब इसका कि जो आपकी सफरिंग होती है, सफरिंग को लेस सीवियर बनाना, थोड़ा कम कर देना, आपकी डिफ़िकल्टी, आपकी परेशानी, आपका दुःख, आपका तकलीफ को कम कर देना, लेस सीवियर बना देना, उसको हम कहते हैं एलिविएट करना, यानी कि ईज़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटेंसिफाई और उसको कठिन बना देना होता है, डिले यानी कि देरी कर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है, सिनोनिम ऑफ इनएविटेबल बताना है आपको। सिनोनिम ऑफ इनएविटेबल आपको बताना है। ऑप्शंस वी हैव अवॉइडेबल, सर्टेन, एक्सीडेंटल और टेम्पररी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्टेन। इनएविटेबल का मतलब होता है जो कि सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन होना ही है। इसको आप रोक नहीं सकते हो या फिर तो इसको हम अनअवॉइडेबल भी कहते हैं। अनअवॉइडेबल भी कहते हैं। बैंकिंग टर्म में चूँकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स रहा है, तो हम लोग हमेशा इस बात को करते हैं ये इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है। जब भी कोई जैसे ऑयल की अगर ट्रेडिंग हो रही होती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं भई वो जो स्पिलेज ऑफ ऑयल है ना वो इनएविटेबल है, वो अनअवॉइडेबल है, तो वो कुछ ना कुछ होगा। तो वो इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन है, होना ही होना है। राइट? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है, चूज़ द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का एंटोनिम क्या है यानी कि ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट क्या है? ऑप्शंस हमारे पास है एग्रेसिव, फ्रेंडली, वॉयलेंट या फिर तो हार्श। अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते थे अगर आपको हॉस्टाइल का मतलब नहीं भी पता है। लेट्स से आपको हॉस्टाइल का मतलब नहीं पता है, वैसे पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक शब्द है, आम जीवन में हम इसको यूज़ करते रहते हैं। अग्रेसिव हो गया, नेगेटिव वर्ड है। वॉयलेंट हो गया, नेगेटिव वर्ड है। हार्श हो गया, ये भी नेगेटिव वर्ड है। ये फ्रेंडली एक पॉजिटिव वर्ड है और हॉस्टाइल का मतलब भी होता है जो कि अनफ्रेंडली हो, फ्रेंडली ना हो। इसका उल्टा हमारा फ्रेंडली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, चूज़ द एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का आपको ऑपोजिट वर्ड निकाल के देना है, ऑपोजिट वर्ड आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस वी हैव काइंड, सेल्फिश, लिबरल या फिर तो हेल्पफुल। जेनरस का मतलब होता है जो लोग हेल्पफुल होते हैं, जो अक्सर आपको अच्छे लोग जो होते हैं, जो हेल्प करते हैं, गिविंग नेचर के जो होते हैं उनको हम जेनरस कहते हैं। कहते हैं ना यू आर ऑफ जेनरस नेचर, तो वो होते हैं बेसिकली हेल्पफुल नेचर के। ऑप्शंस आपके पास हैं काइंड, सेल्फिश, लिबरल या फिर तो हेल्पफुल। तो ऐसे भी आप देखेंगे तो काइंड इज़ पॉजिटिव वर्ड, लिबरल इज़ पॉजिटिव वर्ड, हेल्पफुल इज़ पॉजिटिव वर्ड एंड ये जो हमारा सेल्फिश है, ये हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। इसका ऑपोजिट सेल्फिश होता है जो कि अपने बारे में ही सिर्फ सोचता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, चूज़ द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट शब्द आपको बताना है, एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस वी हैव होपफुल, कॉन्फिडेंट, पेसिमिस्टिक या फिर तो चीयरफुल। अगेन इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो देखेंगे होपफुल इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, कॉन्फिडेंट इज़ पॉजिटिव वर्ड, चीयरफुल इज़ पॉजिटिव वर्ड, पेसिमिस्टिक जो अगर आपको पेसिमिस्टिक के बारे में नहीं पता है तब भी आप इसको अलग कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। वैसे क्या मतलब है तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो कि बहुत ही पॉजिटिव नेचर के लोग होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट जिनकी होती है यानी कि आगे आने वाली चीज़ों के लिए वो हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं, सोचते हैं और चीज़ें करते हैं। लेकिन पेसिमिस्टिक क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये होपफुल होते हैं बेसिकली ऑप्टिमिस्टिक वाले। पेसिमिस्टिक जो होते हैं वो हर चीज़ में बुराई, हर चीज़ में रॉन्गफुल, हर चीज़ में नेगेटिव सोचेंगे। जैसे लेट्स से कि आपका पेपर होने वाला है, व्हाट इफ हम पेपर में टाइम से पहुँच पाए या नहीं? व्हाट इफ पेपर बहुत टफ आ गया? व्हाट इफ ये हो गया? व्हाट इफ वैसा हो गया? तो हमेशा आपको इसमें दिखेगा कि वो हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव माइंडसेट जिसको हम कहते हैं। ये पेसिमिस्टिक होते हैं। कहते हैं ना डोंट बिहेव लाइक अ पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग। 24th क्वेश्चन हमारे पास है, हिज एक्सप्लेनेशन वाज़ टू ब्लैंक टू कन्विंस द कमिटी। ऑप्शंस हमारे पास है वेग, प्रिसाइज़, क्लियर या फिर तो डिटेल्ड। अगेन हम इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले सॉल्व करेंगे। हिज एक्सप्लेनेशन वाज़ टू व्हाट? टू यहाँ पे क्या आएगा? टू कन्विंस द कमिटी, टू प्रिसाइज़, टू कन्विंस द कमिटी। क्या प्रिसाइज़ का मतलब होता है जो कि बहुत अच्छे से बताया गया हो, प्रिसाइज़ली बता दिया गया हो, लाइन बाय लाइन बता दिया गया हो। क्लियर का मतलब है पूरा क्लियरली बता दिया गया हो। डिटेल्ड का मतलब होता है अच्छे से इन डिटेल। बेसिकली ये तीनों जो शब्द हैं, वो एक जैसे ही हैं, एक ही शब्द हैं, उन्हीं को तोड़-मरोड़ के दिखाया गया है। एक शब्द यहाँ पे जो है वो है वेग। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर।
लैक ऑफ क्लैरिटी जहाँ पे होती है। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन था हिज़ एक्सप्लेनेशन उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो कुछ ज़्यादा ही वेग था टू कन्विंस द कमिटी, राइट? 24 हो गया, 25th पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25th हमसे पूछ रहा है, शी गेव अ ब्लैंक रिप्लाई टू अवॉइड फर्दर क्वेश्चंस। वो कैसा रिप्लाई की टू अवॉइड आगे किसी भी क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए वो कैसा रिप्लाई कर रही है? ऑप्शंस वी हैव इलैबोरेट, इवेसिव, फ्रैंक, ऑनेस्ट। अगेन अगर कोई भी इलैबोरेटिव तरीके से कोई जवाब दे रहा है, तो वो फर्दर कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, राइट? इलैबोरेटिव यानी कि हम डिटेल में बात कर रहे हैं, तो आगे सामने वाला बंदा और सवाल आपसे पूछता है। इलैबोरेटिव तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं आगे किसी भी क्वेश्चन को। फ्रैंक का मतलब होता है हम फ्रैंकली जो भी चीज़ें हैं हम उसको यानी कि आप सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आप फिर फर्दर और सवाल पूछोगे। ऑनेस्ट का मतलब भी वही सेम होता है कि आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने आपको ऑनेस्टली जवाब दे दिया और फिर आगे फर्दर और क्वेश्चन्स आ सकते हैं। इवेसिव एक ऐसा टर्म है जो कि होता है इनडायरेक्ट बेसिकली फर्दर किसी भी कन्फ्रंटेशन को या फिर तो कन्वर्सेशन को या फिर तो किसी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने के काम में आता है, उसे अवॉइड करने के काम में आता है इवेसिव, राइट? ये होता है बेसिकली इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल, इनडायरेक्ट जवाब देना। आपने कुछ पूछा, मैंने बोला उसको उल्टा-पुल्टा घुमा-फिरा करके मैंने बता दिया, दैट इज़ बेसिकली इवेसिव। क्वेश्चन नंबर 26 26 आपके पास एक बहुत ही ब्रीफली छोटा-सा पैसेज है। एक्चुअली पेपर जो होगा, उसमें लॉन्ग पैसेजेस आ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। ये आपका पहला मॉक टेस्ट है। आप इसमें यहाँ से ये आपका वार्म अप है बेसिकली। यहाँ पे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएँगे, राइट? एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन अ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये डेवलप नेशन की किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में। इट हेल्प्स इंडिविजुअल गेन नॉलेज, डेवलप स्किल्स एंड बिल्ड कैरेक्टर। ये जो एजुकेशन होता है ये इंडिविजुअल को नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है। गेन यानी कि पाने में, नॉलेज प्राप्त करने में और अपने स्किल्स को, अपनी कला को डेवलप करने में, अपने कैरेक्टर को बनाने में। अ वेल एजुकेटेड सोसाइटी इज बेटर इक्विप्ड टू फेस चैलेंजेस एंड प्रमोट प्रोग्रेस। एक सोसाइटी जहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग हैं, एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी जो होती है, वो चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है और साथ में प्रोग्रेस को प्रमोट करती है। ये हमारा पूरा पैसेज था। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज़। आपका जो पैसेज था ऊपर, उसका मेन आइडिया क्या है? ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशन हेल्प्स नेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पे दोनों को कवर किया है, एजुकेशन को भी और साथ में नेशनल डेवलपमेंट को भी, राइट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है द टोन ऑफ द पैसेजेस। ऊपर जो आपने पैसेज पढ़ा, उसका टोन कैसा था? किस तरीके का पैसेज था वो? आपके पास ऑप्शंस है क्रिटिकल, इन्फॉर्मेटिव, ह्यूमरस या फिर नेगेटिव। जो हमने ऊपर पैसेज पढ़ा वो हमारा इन्फॉर्मेटिव नेचर का था। बेसिकली वो जो पैसेज है, वो प्रेज़ेंट कर रही है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट कर रही है और उसके अंदर ना आपको कोई नेगेटिव चीज़ दिख रहा है, ना आपको कुछ ह्यूमरस दिख रहा है। ह्यूमरस यानी कि जोकिंग, यानी कि किसी का मज़ाक उड़ाना, क्रिटिसाइज़ करना। क्रिटिकल भी नहीं दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है आपको? इन्फॉर्मेटिव हमें वो दिख रहा है, यानी कि उससे कुछ हम सीख सकते हैं। बेसिकली क्या है, उसमें फैक्चुअल चीज़ें आपको बताई गई हैं। 28 आपसे कह रहा है व्हिच वुड बी द मोस्ट सूटेबल टाइटल ऑफ फॉर द पैसेज। 1 मिनट। हुँ। Which would be the most suitable title for the passage? आपके पास ऑप्शंस है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एंड नेशनल ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन या फिर तो मॉडर्न स्कूल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशन एंड नेशनल ग्रोथ क्योंकि हमने इन दोनों के ऊपर बात करी है पैसेज के अंदर, इसीलिए ये हमारा सूटेबल टाइटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है टू बी इन हॉट वाटर मीन्स। आपके सामने एक लाइन है टू बी इन हॉट वाटर, इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस है हमारे पास बी कंफर्टेबल, बी इन ट्रबल, बी रिलैक्स्ड, बी कन्फ्यूज्ड। टू बी इन हॉट वाटर का मतलब होता है बी इन ट्रबल। हॉट वाटर में अंटिल एंड अनलेस विंटर का सीज़न चल रहा है, नॉर्मल की सीज़न की बात कर रहे हैं हम, विंटर को छोड़ दिया जाए, तो अगर हम हॉट वाटर में बैठते हैं तो हम थोड़ा-सा तिलमिला जाते हैं, हमें थोड़ी-सी परेशानी होती है, ट्रबल होता है। बेसिकली आप इससे याद कर सकते हो कि हॉट वाटर में रहने का मतलब होता है ट्रबल में रहना, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन में रहना, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में रहना जो कि आपको शर्मिंदगी आपको वहाँ पे फ़ील होगी और लेटर ऑन क्या हो सकता है उससे आपको पनिश किया जा सकता है या फिर तो आपको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। वैसे सिचुएशन में रहना उसको कहते हैं टू बी इन हॉट वाटर। 30 हमारे पास लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही वाज़ सेलेक्टेड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस वी हैव सडनली, रैपिडली, एक्सीडेंटली या फिर तो स्लोली।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैपिडली। जब भी आपको शब्द दिख रहा है लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से रैपिडली और ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हुआ है। अचानक से कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं लीप्स एंड बाउंड्स, राइट? ये हमारा सारा 30 क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने पूरा 30 क्वेश्चन करा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपका स्कोर क्या है आउट ऑफ 30? व्हाट्स योर स्कोर आउट ऑफ 30? अगर आप 12 से 15 नहीं, 15 से 20 अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, क्योंकि ये हमारा बहुत ही ईज़ी सेट था। अगर आप 15-20 इसमें आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आप अपने सेफ स्कोर पे हो, सेफ साइड पे हो। क्योंकि अगर आप ये पेपर कर पा रहे हो तो एक्चुअल जो आपका पेपर होगा वो अ बिट टफ होगा। हम ऐसा सोच के चल रहे हैं कि हमारा जो पेपर होगा वो थोड़ा टफ ही आ जाएगा, और उस सिनेरियो में आपका ये जो 15 मार्क्स है ना, ये 9 से 12 मार्क्स में कैसे गिर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? तो आप स्कोर आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, सो दैट हमें भी आइडिया रहे, आप भी अपने आप को एनालाइसिस कर पाओ कि कितने स्टेटस पे हो आप, आपको और कितनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और बाकी चीज़ें क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बीपीएससी एईडीयू इंग्लिश का पूरा मॉक टेस्ट, हमने इसमें कराए 30 क्वेश्चन्स। याद रखेंगे पेपर टफ हो सकता है, और दूसरा ये कि जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, ग्रामेटिकल की बात कर रही हूँ, ग्रामर की बात कर रही हूँ मैं, तो उसके अंदर जो आपके डायरेक्ट और रूल बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, तो पैनिक नहीं करना है। उसमें बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को लॉजिक लगाना है। अभी जो लास्ट कुछ इंग्लिश के पेपर्स हुए थे, उसके अंदर कुछ जो हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली है, मैं वहाँ से उन क्वेश्चन्स को उठा कर के लाई हूँ। जैसे कि अभी हमने ऊपर हार्डली नो सूनर वाला क्वेश्चन देखा था, वो बहुत फेवरेट है। आ सकता है, अगर आपके पास इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो उसमें संभावना है कि वैसे क्वेश्चन्स भी डाले जाएँ। तो ये था हमारा पूरा सेट। याद से प्लीज़ आप अपना स्कोर आप ज़रूर डाल दीजिएगा कि 30 में से आपके कितने बन रहे हैं। और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो। और अगर आप चाहते हैं कि और टफ इंग्लिश मॉक्स हम सॉल्व करें, ग्रामर का सिर्फ़ हम रिवीज़न वीडियो लेकर के आएँ, या फिर जो प्रीवियस ईयर तो ख़ैर नहीं, या फिर तो हम जो एक्सपेक्टेड और इंग्लिश के ट्रेंड एनालिसिस है हम वो करें, तो हम वो भी कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन्स सही हुए हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए और ग्रेडेड और थोड़े मोर टफ़र मॉक के साथ। तब तक डू योर स्टडीज़। थैंक यू।